न बाइडेन बाबा सोच पाए, न ब्रिटेन के जॉनसन का चला दिमाग। फ्रांस, जर्मनी और चीन तो बस देखते रह गए रूस के सब्ज़बाग। यूक्रेन युद्ध तो बस ट्रेलर है, बेहद शातिर है पुतिन के इरादे। बन चुका पूरा का पूरा आर्कटिक हड़पने की फिराक वाला प्लान। देखकर मौका मोदी ने भी खेल डाला है सबसे बड़ा गेम। पूरी दुनिया बस ये देखती रह गई कि पुतिन केवल यूक्रेन युद्ध में लगे हैं। यूरोप और अमेरिका प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाकर यह सोच रहा था कि पुतिन को बस में कर लेंगे, लेकिन पुतिन सबके बाप निकले। वो एक तरफ यूक्रेन में लड़ रहे थे, सेना को इधर से उधर मूव करवा रहे थे। पश्चिमी देशों को लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन नेटो की नाक के नीचे पुतिन ने वो कर डाला है कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने से पहले 100 बार सोचेगी। न अब अमेरिका के बूते की बात है, न यूरोप के बस में, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को तेल और गेहूं के ऐसे मकर जाल में पुतिन ने घुमाया है कि वो चक्कर घिन्नी पहले ही बन चुके थे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा का पूरा आर्कटिक, ठीक से सुन लीजिए, पूरा का पूरा आर्कटिक रूस के कब्जे में जाने वाला है। तो आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है? रूस ने इस इलाके में अपने परमाणु हथियारों को कैसे पहुंचा दिया है, और यहां पर रूस को हरा पाना नामुमकिन कैसे हो गया है, और रूस अब इस इलाके के जरिए ही दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बन जाएगा? दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच ये सीक्रेट कहानी बेहद खास है, क्योंकि यहां से कोई एक दो नहीं बल्कि $30 ट्रिलियन का खजाना सीधा सीधा रूस के हाथ में जाने वाला है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह भारत के जीडीपी का 10 गुना खजाना है। तो अब यह बर्फ का भंडार रूस के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनने वाला है, और अमेरिका और यूरोप और चीन के बूते की बात दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, आखिर पुतिन ने यह सब कैसे कर लिया, यह बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा आप यह जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों से रूस को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है उसका खनिजों पर कंट्रोल। रूस आर्कटिक में अब अपनी ताकत और बढ़ाने वाला है। वो भारत समेत दुनिया के कई देशों को ताबड़तोड़ तेल बेचने लगा है, तो वहीं बर्फ के नीचे करीब $30 ट्रिलियन की खनिजों पर पकड़ मजबूत कर चुका है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक को युद्ध के मैदान में बदलने की योजना बना रहे हैं। रूस आर्कटिक में अपनी सेना बढ़ा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि रूस ने पिछले एक दशक में 50 नए आर्कटिक मिलिट्री फैसिलिटी शुरू की है, और वो न्यूक्लियर हथियारों को आर्कटिक की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस पर प्रतिबंध लगे, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को हिला दिया। लिहाजा अब उसने बड़ी ही तेजी से उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसका बड़ा कारण यह भी है कि दुनिया में गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, और बर्फ के नीचे बड़ी मात्रा में खनिज छिपा है, जिस पर रूस कंट्रोल करना चाहता है। वैसे ये तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं है, बल्कि पुतिन ने बाकायदा पिछले एक दशक में आर्कटिक में 13 एयरबेस और 10 रडार स्टेशन समेत कई सोवियत समय के मिलिट्री बेस शुरू किए हैं। अब अमेरिका को जब इस पूरे मामले की भनक लगी, तो वो अब आर्कटिक के लिए कूद पड़ा है। लिहाजा अब यह पूरा जोन युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस बीच भारत ने भी तगड़ा गेम खेल डाला है। मोदी सरकार ने एक तरफ इस मामले में रूस का सीधा सपोर्ट करके ग्लोबल चक्रव्यूह चला है, तो वहीं खुद भी खुदाई के लिए निकल पड़ा है। मैं आपको मोदी की पूरी प्लानिंग से रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस पूरे इलाके का गणित समझना बहुत जरूरी है। दुनिया की महाशक्तियों का युद्ध क्षेत्र बना आर्कटिक। रूस की बढ़ती सैन्य मौजूदगी से टेंशन में है नेटो। आर्कटिक क्षेत्र ऐसा इलाका है जिस पर कई देशों की नजरें टिकी हुई हैं। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, और इस अकूत खजाने के लिए हर देश की रुचि बढ़ती जा रही है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित आर्कटिक में 160 अरब बैरल तेल और 30% प्राकृतिक गैस का अनदेखा स्रोत छिपा है। यहां जमीन और पानी में हिस्सा रखने वाले देशों में नॉर्वे, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क शामिल है। अब चूंकि आर्कटिक का अधिकतर हिस्सा पानी में है, तो ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है जो इसके आर्थिक विकास की सुरक्षा करती हो, जिस तरह दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। और अब जलवायु परिवर्तन के कारण इस इलाके में बर्फ पिघलने लगी है। इससे यहां ड्रिल करना, जांच करना और संसाधन निकालना आसान हो गया है। फिलहाल रूस की तेल कंपनियां एक दशक से भी ज्यादा समय से आर्कटिक में खुदाई कर रही हैं। 2 साल पहले रूस के आर्कटिक क्षेत्र में एक बड़ा तेल रिसाव हुआ था।
अमेरिका उत्तरी अलास्का में तेल निकालने के लिए अपनी तेल कंपनियों को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। बड़ी बात तो यह है कि अब भी यहां 1721 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर फैले लमानोसो पहाड़ को लेकर कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड के बीच विवाद चल रहा है। ये तीनों देश इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं। जो भी इस पर अधिकार पाने में सफल होता है वो उत्तरी ध्रुव के पास समुद्र में 55,000 वर्ग मील का इलाके पर दावा कर सकता है। साल 2007 में ही रूस ने उत्तरी ध्रुवीय समुद्र के तल पर अपना झंडा लगाकर आर्कटिक में अपने पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ा दी थी। अब आर्कटिक के आसपास के देश के बीच क्षेत्र में दावों और समुद्र की सतह के नीचे महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए दौड़ बहुत तेज हो चुकी है। हालांकि इस दौड़ में सबसे ज्यादा हावी देश रूस है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय बर्फ तेजी से घट रही है और कुछ अनुमानों का अनुमान है कि आर्कटिक 2035 तक गर्मियों के समुद्री बर्फ से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। अब गर्मियों के महीनों के दौरान जहाजों के लिए यूरोप और उत्तरी एशिया के रास्ते में आर्कटिक के माध्यम से जाना संभव है। ये नए मार्ग स्वेज और पनामा नहरों के माध्यम से क्लासिक व्यापार मार्गों की तुलना में काफी छोटे और किफायती हैं। दोस्तों, आर्कटिक के रास्ते होकर गुजरने वाले नए व्यापारिक मार्ग कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए आपको 50 साल पीछे जाना होगा। दरअसल 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय देश नीदरलैंड के रॉटरडैम से चीन के शंघाई जाने के लिए किसी भी व्यापारिक समुद्री जहाज को दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप से होकर यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में इन दोनों देशों के बंदरगाहों के बीच की दूरी करीब 26,000 किलोमीटर के आसपास बैठती थी। 1869 में मिस्र में स्वेज नहर के खुलने के बाद अफ्रीका के चारों ओर लंबी कठिन यात्रा का एशियाई देशों में पहुंचने का रास्ता छोटा हो गया। इससे रास्ता कम से कम 23% छोटा हुआ, जिससे यात्रा में लगने वाला खर्च और समय दोनों ही कम हो गए। ठीक वैसे ही आर्कटिक से होकर पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग के खुलने से यात्रा 24% तक छोटी हो जाएगी। इस कारण यह रणनीतिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बन जाएगा। वहीं दोस्तों, रूस का इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने का एक और कारण भी है और उसी वजह से यूक्रेन युद्ध से पहले भी आर्कटिक पर रूस विशेष ध्यान देता रहा है। दरअसल 11 समय क्षेत्रों में फैले दुनिया का सबसे बड़े देश रूस आर्कटिक के पिघलते बर्फ से डरा हुआ है, क्योंकि अभी तक समुद्री बर्फ के जमने के कारण उत्तर की ओर से रूस पर हमला करना संभव नहीं है। रूस की आर्कटिक से लगती सीमा की लंबाई कुल 24,000 किलोमीटर की है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलेगी वैसे ही उसकी समुद्री सीमा के असुरक्षित होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसी डर के कारण रूस ने आर्कटिक में अपनी सैन्य शक्ति का काफी विस्तार किया है। रूस ने आर्कटिक के इलाके में बड़े बड़े सैन्य अड्डे बनाए हैं। रूस ने उत्तर में 50 से अधिक सोवियत काल की सैन्य चौकियों को फिर से खोल दिया है। 10 रडार स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। खोज और बचाव स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सीमा चौकियों को नया रूप दिया गया है। आर्कटिक में रूस के सबसे उत्तरी सैन्य चौकी अलेक्जेंड्रा लैंड द्वीप पर नागर स्क्वायर में पुराने वायुसेना के अड्डे का विस्तार किया गया है। यहां आधुनिक मिग 31 लड़ाकू विमान के साथ एंटीशिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया गया है। रूस ने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए उत्तरी कमान को काफी उन्नत किया है। इस बेड़े में रूसी नौसेना ने 13 नए और आधुनिक युद्धपोतों को शामिल किया है। इनमें से कई युद्धपोतों पर दुनिया के सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को तैनात किया गया है। हालांकि वर्तमान समय में समुद्री रास्ते से यातायात काफी कम है, लेकिन निकट भविष्य में जहाज इस मार्ग को बिना आइस ब्रेकर की मदद से पार करने में सक्षम हो जाएंगे। बर्फ पिघलती देख मोदी ने बनाया तगड़ा प्लान। इसरो करेगा निगरानी, धरती पर होगा तगड़ा धमाल। वैसे दोस्तों, जब आर्कटिक पर इतना घमासान मचा हुआ है तो फिर भारत पीछे कैसे रह सकता है? क्योंकि दोस्तों, चीन भी आर्कटिक की ओर बढ़ रहा है। वो भी वहां अपने बर्फ तोड़ने वाले जहाज भेज रहा है और रिसर्च स्टेशन बना रहा है। चीन सिविलियन के साथ साथ इसे मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने हाल के दिनों में खुद को आर्कटिक के करीब बताया था, जबकि वो काफी दूर है। चीन भी यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, क्योंकि ये रास्ता यूरोप तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। ऐसे में मोदी भी इसको लेकर मसौदा तैयार कर चुके हैं। मोदी सरकार यूरोपीय यूनियन और रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करने वाली है। भारत की नई नीति के मुताबिक आर्कटिक के ठंडे प्रदेशों के अध्ययन से भूमि और पर्यावरण की जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसका प्रयोग हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण को समझने में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक में होने वाले बदलाव का सीधा असर भारत के मॉनसून पैटर्न तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। भारत का मॉनसून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 देशों में से एक है, जो एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकारों और क्षेत्र के स्वदेशी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को सुलझाता है। दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्रायोस्फेरिक क्षेत्र में आता है। क्रायोस्फेरिक क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाता है जहां पानी साल भर बर्फ के रूप में जमा हो। इन क्षेत्रों के अध्ययन से भारत के हिमालय सहित
अंटार्कटिक क्षेत्र में भी भावी अनुसंधान में सहायता मिल सकती है। इसके लिए भारत इसरो सहित कई दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने वाला है। सरकार का कहना है कि इसरो एवं IRNSS की सहायता से इस क्षेत्र का सैटेलाइट माध्यम से अध्ययन होगा। भारत सरकार ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की नीति भी लागू की है। आर्कटिक क्षेत्र के अनुसंधान इस नीति को और आगे ले जा सकते हैं। इसरो की भागीदारी बनाने के लिए भारत सरकार आर्कटिक में सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने वाली है। इस ग्राउंड स्टेशन द्वारा ऑर्बिट में स्थित भारतीय सैटेलाइटों को सहयोग किया जा सकेगा।